हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दून कोचिंग पर। तो आज आपके लिए लेकर आई नई क्लास जनजाति की भोटिया जनजाति। इससे पहले हमने 3 जनजाति कर ली है, 3 जनजाति कर लिया। अब चौथी करेंगे आज भोटिया भोटिया जनजाति। जो भोटिया जनजाति है ये जो निवास करती है ये ग्रेट हिमालय रेंज में निवास करती है। ये हमारा उत्तराखंड था। ये ग्रेट हिमालयन रेंज में निवास करती है यहाँ की ये जो जनजाति है। तो ग्रेट हिमालयन रेंज कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है? ये पड़ती है एक उत्तरकाशी, एक चमोली और एक पिथौरागढ़। ये तीन डिस्ट्रिक्ट है ये ग्रेट हिमालयन रेंज में पाए जाते हैं महान हिमालयन श्रेणी में। महान हिमालयन श्रेणी में ये 3 डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं और यहीं पर ये भोटिया जनजाति पाई जाती है। तो देखते हैं कि भोटिया जनजाति इनकी भी अलग अलग जनजाति अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, लेकिन इनको जो है सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? इनको भोटिया कहते हैं। तो सबसे पहले इनकी देखते हैं उत्पत्ति। देखते हैं उत्पत्ति एक भाषा वैज्ञानिक के अनुसार एक भाषा वैज्ञानिक के अनुसार और एक ऐतिहासिक मत के अनुसार। तो भाषा वैज्ञानिक के अनुसार क्या है? भाषा वैज्ञानिक कहते हैं कि इनकी उत्पत्ति जो है मंगोल परिवार से हुई है। भाषा वैज्ञानिक कहते हैं कि इनकी उत्पत्ति मंगोल परिवार से हुई है। और ये सब क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि हमारी उत्पत्ति जो है, हम जो खुद को ये जो भोटिया जनजाति के लोग हैं ये खुद को राजा जनक के वंशज मानते हैं। ये स्वयं को राजा जनक के वंशज मानते हैं। और भाषा वैज्ञानिक कहते हैं इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मंगोल परिवार से हुई है। और इसके बाद बात देते हैं जो उत्तर इनके जो 3 ये हिमालयन जो ग्रेट हिमालयन रेंज है, महान हिमालयन श्रेणी जो है ये कौन 3 डिस्ट्रिक्ट में पाई थी? एक उत्तरकाशी और एक चमोली और एक पिथौरागढ़। तो इन 3 डिस्ट्रिक्ट में इनकी जो भोटिया जनजाति है इनकी कौन कौन यहाँ पर इनको जो इनकी जनजाति है किस किस नाम से जाना जाता है? जो उत्तरकाशी में भोटिया जनजाति, जो उत्तरकाशी में भोटिया जनजाति है उसको जो है क्या कहते हैं? उत्तरकाशी में भोटिया जनजाति को जाड़ कहते हैं। उत्तरकाशी में भोटिया जनजाति को जाड़ कहते हैं। उत्तरकाशी में इनको क्या कहते हैं? जाड़ कहते हैं। और चमोली में देखते हैं चमोली में भोटिया जनजाति को मारछा और तोरछा कहते हैं। उत्तरकाशी में क्या कहते हैं? भोटिया को जाड़ कहते हैं और यहाँ मारछा और तोरछा चमोली में। और पिथौरागढ़ में क्या कहते हैं? पिथौरागढ़ में भोटिया जनजाति को क्या कहते हैं? ज्वारी और शोका को रंग भी कहते हैं। ज्वारी या शोका कहते हैं। शोका को क्या कहते हैं? रंग भी कहते हैं। इस शोका को रंग भी कहते हैं। तो ये जो है इनके ग्रेट हिमालयन रेंज है, ये 3 डिस्ट्रिक्ट में ग्रेट हिमालयन रेंज में पाए जाते हैं। और यहाँ पर ये जनजाति पाई जाती है। भोटिया जनजाति को उत्तरकाशी में क्या कहते हैं? जाड़ कहते हैं। चमोली में भोटिया जनजाति को क्या कहते हैं? मारछा और तोरछा कहते हैं। और पिथौरागढ़ में क्या कहते हैं? ज्वारी और शोका कहते हैं। शोका को रंग भी कहते हैं।
और जो ये भोटिया ये जो जनजाति है यहाँ पाई जाती है, तो इनकी जो भाषा क्या है, तो जो ये उत्तरकाशी की जाट जनजाति, इनकी भाषा है बुशहर। इनकी भाषा, ये भाषा इनकी जो भोटिया जनजाति उत्तरकाशी में पाई जाती है, झाड़ कहते हैं, इनकी भाषा कौन सी है, बुशहर। और चमोली में जो मारछा और तोरछा पाई जाती है, तो जो मारछा है इनकी भाषा क्या होती है, इनकी है मारछी। इनकी भाषा कौन सी है, इनकी है मारछी। और जो तोरछा है इनकी भाषा है तोरछी। इनकी भाषा कौन सी है, तोरछी। तो चमोली में जनजाति पाई जाती है, इनको क्या कहते हैं, मारछा और तोरछा कहते हैं। और जो है इनकी भाषा कौन सी है, मारछी और तोरछी। और इसके बाद जो पिथौरागढ़ में पाई जाती है, पिथौरागढ़ में जो पाई जाती है, ये दो जनजाति पाई जाती है, एक जोहारी और एक शोका। तो जोहारी जो है, ये जो जोहारी है, ये कौन सी बोलते हैं, ये जोहरी भाषा, जोहारी जनजाति है जोहारी, और भाषा बोलते हैं जोहरी, ये जोहरी भाषा बोलते हैं। जोहारी जनजाति जोहरी बोलते हैं। और शोका ये रंग, ये कौन सी बोलते हैं, ये रंगकस, रंगकस, ये रंगकस भाषा बोलते हैं। ये शोका जनजाति है, रंग, इनको रंगीत कहते हैं। ये कौन सी भाषा बोलते हैं, ये रंगकस भाषा बोलते हैं। इसके बाद देखते हैं इनका सामाजिक जीवन। ये इनकी जनजातियों की भोटिया की कौन कौन सी नाम से इनको जाना जाता है, और इनकी भाषा हो गई। तो अब इसकी उत्पत्ति होगी। उत्पत्ति के बाद देखते हैं अब इनका सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन, यहाँ पर भी जो है समाज जो है पितृसत्तात्मक समाज यहाँ पर पाया जाता है। देखते हैं सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन में यहाँ पर जो समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज पाया जाता है। पितृसत्तात्मक समाज पाया जाता है। समाज कैसा है, पितृसत्तात्मक समाज है। और इनका जो है भोटिया जनजाति, इनका मुख्य व्यवसाय इनका क्या है, मुख्य व्यवसाय इनका है व्यापार। क्योंकि ये जो है ग्रेट हिमालयन रेंज में पाए जाते हैं, वहां पर अधिकतर क्या होती है, अधिकतर वहां बर्फ होती है, तो वहां कृषि कार्य बहुत कम होता है। तो ये जो है जिस रेंज में पाए जाते हैं, ये ग्रेट हिमालयन रेंज है, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट यहाँ पाए जाते हैं। इसके बाद बॉर्डर पड़ता है, इधर पर चाइना पड़ता है, ये नेपाल हो गया इधर। तो ये जो है व्यापार करते हैं विदेशों में, कहाँ, चाइना और नेपाल में ये व्यापार करते हैं। तो ये वहाँ व्यापार करते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय क्या हो गया, मुख्य व्यवसाय इनका व्यापार हो गया। और जो व्यापार करते हैं, तो अभी देखा था हमने, ये बॉर्डर पर जो ये जाते हैं इधर चाइना और नेपाल में, तो यहाँ के लोग हैं, तो वहाँ की भाषा तो उनको आएगी नहीं। तो जो व्यापार में जो भाषा का प्रयोग करते हैं, ये व्यापार में भाषा का प्रयोग करते हैं, कौन सी, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं व्यापार में, क्योंकि इनको वहाँ चाइना में जाएंगे तो इनको वहाँ की लैंग्वेज आएगी नहीं, वहाँ के लोगों को यहाँ की लैंग्वेज आएगी नहीं, नेपाल में जाएंगे वहाँ की भी जाएगी। तो ये कौन सी भाषा, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते, इशारों में भाषा का प्रयोग करते थे व्यापार के लिए। और जो भाषा थी, जो व्यापार था इनका, वो कैसे होता था, इनका जो व्यापार था वो, इनकी जो व्यापार की प्रथाएं थी इनकी, वो देखते हैं कि इनकी व्यापार की क्या क्या प्रथाएं थी। व्यापार की प्रथाएं, जो इनके व्यापार की प्रथाएं थी वो देखते हैं। तो एक प्रथा थी इनकी सरचू मलचू, एक प्रथा थी सरचू मलचू, क्योंकि ये व्यापार करने विदेशों में जाते थे, वहां की लैंग्वेज इनको आती नहीं थी,
तो व्यापार करते थे सांकेतिक भाषा में। तो उसके लिए ये 3 प्रथाएं हैं। तो सबसे पहली प्रथा है सरचू मलचू। तो इसमें क्या होता था, इसमें होता था कि ये जब व्यापार करने वहां जाएंगे, और जो इनका व्यापार होता था वो बहुत लंबा चलता था, करीबन 8-10 साल इनके व्यापार में लग जाते थे। तो जो सबसे पहली प्रथा है सरचू मलचू, इसमें होता क्या था, इसमें होता ये था, जब इंडिया से कोई व्यक्ति व्यापार करने जाएगा चाइना, ये चाइना गया, तो जो चाइना का व्यक्ति है वो इस पे कैसे विश्वास करेगा और ये इस पे कैसे विश्वास करेगा। तो उसके लिए ये सबसे पहले सरचू मलचू एक व्यवहारिक प्रथा थी। इसमें होता क्या था, इसमें जो है जो दोनों व्यक्ति होते थे, जो व्यापार करते हैं आपस में, दोनों व्यक्ति ये एक दूसरे की झूठी शराब पीते थे। ये दोनों जो है एक दूसरे की झूठी शराब पीते थे। ये जब शराब पीते, जिसने झूठी शराब पी ली, इसने इसकी पी ली, इसने इसकी पी ली, तब जो है इनको विश्वास हो जाता था कि ये जो है व्यक्ति व्यापार के लायक है। तो ये इनकी जो पहली प्रथा थी, ये सरचू मलचू। अब दूसरी प्रथा देखते हैं, दूसरी प्रथा देखते हैं, दूसरी है कूड़ा खार प्रथा। जो दूसरी प्रथा है वो है कूड़ा खार प्रथा। तो इस प्रथा में क्या होता है, इस प्रथा में इन्होंने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले इन्होंने आपस में जो है झूठी शराब पी ली, और झूठी शराब पी ली तो इनको थोड़ा विश्वास हो गया कि भाई ये जो व्यक्ति जो है व्यापार के लायक है। और दूसरी प्रथा थी कूड़ा खार प्रथा। इसमें क्या था, इसमें जो है व्यक्ति जो व्यक्ति व्यापार के लिए जाता था, उससे जो है व्यक्ति से जैसे मूर्ति होती थी, मूर्ति किसी भगवान की मूर्ति, जो मूर्ति है, या धार्मिक मूर्ति, देव मूर्ति, किसी भी देव की मूर्ति या धार्मिक पुस्तकें, धार्मिक मूर्ति या धार्मिक पुस्तकों की कसम खिलाई जाती थी। तो जो दूसरी व्यापारिक प्रथा है, इसमें क्या होता है, इसके बाद इसमें क्या है, व्यक्ति से जो मूर्ति होती थी, देव मूर्ति या धार्मिक पुस्तक होती थी, उसकी जो है कसम खिलाई जाती थी उस व्यक्ति से। और जो कसम खिलाई जाती, ये कसम खिलाई गई, और जो कसम खिलाई जाती थी, जिस व्यक्ति से कसम खिलाई, उसको वो जो कसम खिलाई जाती थी उसको, या कसम या प्रतिज्ञा खिलाई थी, उसको क्या कहते थे, उसको जो है डालिम या ढालिम, उसको ढालिम कहते थे। जो कसम खिलाई जाती थी उसको क्या कहते थे, ढालिम कहते थे। तो दूसरी प्रथा क्या हो गई, कूड़ाखार प्रथा, और व्यक्ति को जो है कसम खिला दी किसी देव मूर्ति या धार्मिक पुस्तकों की। अब तीसरी प्रथा थी गमग्या प्रथा। ये तीसरी प्रथा थी। सबसे पहले सरचू मलचू, फिर कूड़ाखार, और फिर गमग्या। तो इस गमग्या प्रथा, इसमें क्या होता है, इसमें होता था जो व्यक्ति व्यापार के लिए गया, ये इंडिया का व्यक्ति व्यापार के लिए चाइना गया, तो ये व्यक्ति कुछ पत्थर में लिख के देगा इसको, इसको, और ये व्यक्ति कुछ पत्थर में लिख के देगा, वो पत्थर वो इसको दे देगा। तो जब व्यापार के लिए जाएंगे तो जो है ये इनका व्यापारिक, ये लास्ट होता, कुछ भी लिख देते थे उसमें। तो ये इसमें व्यक्ति व्यापार के लिए पत्थर पर लिखकर उसकी जो है अदला बदली कर देते थे। अब ये चाइना का व्यक्ति, इसने कुछ लिखा तो इसको पत्थर दे दिया, इसको समझ आएगा नहीं, और इसने दिया इसको भी समझ आएगा नहीं। लेकिन जब कोई इंडिया का व्यक्ति जो है दोबारा व्यापार करने जाएगा, ये जैसे कोई व्यक्ति है अभी, और उसका भाई जाता है या उसका बेटा व्यापार करने जाता है,
तो बाद में जो है अगर वो उस पत्थर को लेके सीधा व्यापार करने जाएगा, उसको व्यापारी को पत्थर दिखाएगा, तो सोचेगा कि हाँ ये पहले व्यापार करने आ रखा है और ये जो व्यक्ति जो है ये व्यापार करने के लिए जो है ये व्यक्ति जो है व्यापार करने के लिए इस पर विश्वास किया जा सकता है। और यदि व्यक्ति वह पत्थर लेके नहीं जाता है, जो व्यक्ति दोबारा व्यापार करने गया पत्थर लेके नहीं गया, तो उसको दोबारा से यहाँ से शुरू करनी पड़ी। सबसे पहले सरचू मरचू, फिर कूड़ाघर पड़ता, फिर गया, फिर उसका व्यापार होगा। और अगर वो पत्थर लेके जाए तो उसका व्यापार डायरेक्ट हो जाएगा। अब उस ये हो गई इनकी जो व्यापारिक प्रथाएं थी, ये हो गई। और इनका जो वैवाहिक जीवन है, विवाह देखते हैं वो कैसे होता है। विवाह अब देखते हैं इनका विवाह। विवाह की भी इनकी दो प्रथाएं पाई थी विवाह की भी। एक होती थी तत्सत, एक होती थी तत्सत और एक होती थी दमोला। दो प्रथाएं पाई थी विवाह की, एक तत्सत और एक दमोला। तो जो ये तत्सत प्रथा थी, ये इसमें क्या था, ये तो एक जैसे साधारण विवाह होता है, जो ये साधारण विवाह, इसमें साधारण विवाह होता है जैसे विवाह होता है। और एक था ये दमोला, ये एक विशेष प्रकार का इनका जनजाति जो भोटे जनजाति है, इनका विवाह प्रथा है विशेष प्रकार की। इसमें होता क्या था, इसमें जब लड़के की बारात, ये लड़का है इसकी बारात गई, कहाँ गई, लड़की के घर, वर की बारात वधू के यहाँ गई। तो इसमें जो बारात गई, इस बारात में सभी लोग जाते थे, इसके रिश्तेदार हो गए, गांव के हो गए और घर वाले सभी जाते थे। लेकिन जो है इस बारात में कौन नहीं होता था, जो बारात गई इसमें कौन नहीं होता था, इस बारात में वो लड़का नहीं होता था। लड़का यानी वो जो वर था, वो जो दूल्हा था, वो बारात में नहीं होता था। जो बिना दूल्हे की बारात थी इनकी, वो क्यों नहीं होता था, क्योंकि वो जो लड़का है वो कहाँ जा रहा है, व्यापार करने जा रहा है, और व्यापार करने में लग गया टाइम 8-10 साल का। तो उतने में जो है इसके घर वाले इसकी शादी करा देते थे उस लड़की से। तो ये एक इनका विशेष प्रकार का विवाह है। और यदि लड़का जो है, जो साधारण विवाह है, ये ऐसे पता, यदि लड़का व्यापार करने जा रहा है तो उसे पता है कि जब तक मैं वापसी आऊंगा तब तक क्या मेरी शादी हो जाएगी, शादी हो जाएगी तो मैं उसको देख भी नहीं पाऊंगा। तो वो क्या करता, वो करता था फिर ये तत्सत विवाह। ये विवाह होता था, ये पहले कर लेते थे, लेकिन ये थोड़ा बचपन में आता था विवाह। उस टाइम उसकी एक्चुअल में एज जो शादी के लायक नहीं होती थी, तो वो ये शादी जो पहले कर लेता था। अब पहले कर लेता था शादी, तो इसको जो जो शादी पहले करते थे इसको क्या कहते थे, इसको रंगभंग कहते थे। रंगभंग, ये शादी होती थी, ये बचपन में थोड़ी बाल्यावस्था में कर लेते थे शादी, इसको क्या कहते थे, रंगभंग कहते थे। और रंगभंग कहते थे, और शादी पहले ही कर लेते थे। अब शादी पहले कर ली इन्होंने, तो अब जब शादी पहले कर ली इन्होंने, मतलब एक्चुअल टाइम से पहले कर ली, तो तब तक जब तक वो बड़े नहीं हुए तब तक रहेंगे कहाँ। तो उसके लिए इनके अलग घर बने रहते थे, उस आवासीय गृह, उनको आवासीय गृह कहते थे। आवासीय गृह, ये तब तक वहां रहते थे जब तक मतलब जो है लड़की जो बड़ी नहीं जाती, फिर उसके बाद वो इनके घर आ जाती थी। यदि लड़का उससे पहले शादी कर लेता व्यापार जाने से पहले, तब ये साधारण प्रकार का विवाह है। लेकिन बस ये रहते थे कहाँ थे, ये आवासीय गृह में रहते थे। और जो बारात, जो इनके ये बारात गई, ये बारात गई, ठीक है, जो इनकी बारात, इनकी भी जाएगी, इनकी भी जाएगी। तो जो बाराती होते थे, बारातियों को क्या कहते थे, बारातियों को ये कहते थे पौना। ये बारातियों को क्या कहते थे, पौना। बारातियों को पौना कहते थे। और जब बारात गई किसी गांव में, लड़की के यहाँ बारात गई, तो बाराती जो वहां पर नृत्य करते थे वहां पर, उस नृत्य को कहते थे पौना नृत्य। पौना नृत्य, उस नृत्य को क्या कहते थे, पौना नृत्य। उस नृत्य को पौना नृत्य कहते थे।
और जो भोटिया जनजाति के लोग हैं, अब रहते कहाँ हैं ये? ग्रेट हिमालयन रेंज में रहते हैं। ग्रेट हिमालयन रेंज में रहते हैं तो वहाँ पर सर्दी में तो बर्फ ज़्यादा रहेगी तो वहाँ पर वो उनके जीने के लिए उपयुक्त साधन उपलब्ध नहीं हो पाएंगे तो वो क्या करते थे, वो उनका जो जीवन है वो भ्रमणकारी जीवन था उनका, भ्रमणकारी जीवन जीते थे। जो उनका अपना घर होता उनका अपना घर, वहां पर वो कब रहते थे? ग्रीष्मकालीन में, गर्मियों में रहते थे अपने घर में। जो उनका अपना घर है वहां गर्मियों में रहते थे, और जहां वो प्रवास करते थे वो उनका शीतकालीन में दूसरी जगह प्रवास करते थे। अब ग्रीष्मकालीन में अपने घर में रहेंगे, शीतकालीन में दूसरी जगह प्रवास करेंगे, और जो है शीतकालीन दूसरी जगह जाएंगे तो उसको जो है क्या कहते थे, जहां पर जाते थे उसको कहते थे गुंडा, गुंडा या मुंसा। जहां पर वो शीतकालीन में जाते थे अपने मेन इनका जो पशु थे उनको लेकर जाते थे वहां पर, तो पशुचारण करते थे तो वहां जाते थे, उनको कहते थे गुंडा या मुंसा, जहाँ ये शीतकालीन जाते। और जो इनका अपना घर है जहाँ ये ग्रीष्मकालीन में रहते थे उसको बोलते हैं मैथ, उसको मैथ कहा जाता था, जहाँ ये स्वयं रहते थे। अब इनके देखते हैं, अब इसके बाद देखते हैं इनके प्रमुख उत्सव। ये इनके हो गया विवाहिक, और ये इनका जीवन जीते थे भ्रमणकारी जीवन जीते थे, और ग्रीष्मकालीन में अपने घर में रहते थे, उसको क्या कहते हैं? मैथ। और जहां पर ये शीतकालीन में जाते थे, शीतकालीन में उसको क्या कहते हैं? गुंडा या मुंसा, उसको गुंडा या मुंसा कहते हैं। अब इनका देखते हैं प्रमुख उत्सव, जो इनके उत्सव थे वो देखते हैं। प्रमुख उत्सव, अब इनको उत्सव देखते हैं। तो जो एक त्योहार मनाते हैं लोसर त्योहार। ये जो त्योहार है ये अधिकतर जो है बौद्ध धर्म के लोग मनाते हैं। तो जो इनकी जनजाति थी, सारी जनजाति थी, पिथौरागढ़ की, चमोली की और हमारी उत्तरकाशी की, सभी लोग जो है हिंदू धर्म को मानते थे, केवल एक जो जनजाति थी उत्तरकाशी वाली, उत्तरकाशी की जाट जनजाति, जो उत्तरकाशी की जाट जनजाति थी वो जरा को किसको मानते? वो बौद्ध धर्म को मानते थे। और जो लोसर त्योहार है ये बौद्ध धर्मी सेलिब्रेट करते हैं लोसर त्योहार को। ये लोसर त्योहार इसको नववर्ष के रूप में मनाते हैं, लोसर त्योहार को। अब देखते हैं नेक्स्ट, दूसरा त्योहार देखते हैं, हिल जात्रा। दूसरा त्योहार है हिल जात्रा। जो हिल जात्रा त्योहार है ये जो है ये किसानों का त्योहार है, ये किसानों द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है, किसानों द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार, किसानों जो द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है उत्सव, ये हिल जात्रा। और एक उत्सव किसानों द्वारा और मनाया जाता था, उसको कहते हैं नवु समूह। ये भी किसानों द्वारा मनाया जाता था। ये दोनों त्योहार, एक और त्योहार है जो किसानों द्वारा मनाया जाता था, उसको कहते थे मिलहू फेंकना। ये जो तीनों त्योहार है, ये तीनों त्योहार जो है किसानों द्वारा ही मनाए जाते थे। ये तीनों त्योहार
और इसके अलावा एक त्योहार देखते हैं। एक त्योहार था कंडाली उत्सव। कंडाली उत्सव एक त्योहार था, कंडाली उत्सव। ये कौन मनाते थे? जो पिथौरागढ़ के थे, पिथौरागढ़ वाले थे, पिथौरागढ़ के शौका, उनको मैंने क्या कहा था? रंग शौका, या जो रंग जनजाति थी पिथौरागढ़ की, वो इस त्योहार को सेलिब्रेट करते थे। किसको? कंडाली उत्सव, कंडाली उत्सव। और इसके आगे देखते, एक था छोलिया नृत्य। छोलिया नृत्य, जो छोलिया नृत्य है ये कब किया था? ये जो पिथौरागढ़ में मनाया जाता था, ये छोलिया नृत्य ये भी पिथौरागढ़ में मनाया जाता था। पिथौरागढ़ में मनाया जाता था, पिथौरागढ़ में मनाए जाने वाले जो छोले नृत्य, इसमें मनाए जाने वाले युद्ध गीत नृत्य इसमें किया जाता है। छोले नृत्य में, जैसे जौनसार में हारुल में किया जाता है। हारुल नृत्य है जौनसार का, उसमें किया जाता है। और इसके बाद अलावा एक और है प्रेमाख्यान गीत। ये प्रेमाख्यान गीत गाए जाते थे। तो प्रेमाख्यान गीत कहाँ गाए जाते थे? जब जो अभी हमने पढ़ा था, तत्सत से विवाह होता, तत्सत से विवाह कब होता है? जो लड़का जल्दी शादी कर लेगा, जल्दी शादी करेगा तो कहाँ रहेगा? रंग वंग में रहेंगे, वहां पर आवासीय गृह बने रहते थे, उसमें रहते थे रंगभंग में। ठीक। और यहाँ रंगभंग में गीत गाए जाते थे। इसी रंगभंग में ये गीत गाए जाते थे, रंगभंग में ये गीत गाए जाते थे। उन गीतों को क्या कहते थे? प्रेमाख्यान गीत। ये रंगभंग में गीत गाए थे, प्रेमाख्यान गीत। अब इसके अलावा और देखते हैं। एक है वाज्यू गीत। वाज्यू गीत, वाज्यू गीत ये थे इनके वीर गाथा गीत। जो भोटिया जनजाति, इनके वीर गाथा गीत थे। वाज्यू जो वीर गाथा गीत थे, इनको क्या कहते थे? वाज्यू गीत कहते थे। और एक थे इनके चंफुली गीत। ये थे श्रृंगार प्रधान गीत, चंफुली गीत जो थे ये श्रृंगार प्रधान गीत थे। और एक थे इनके दुरिड़ गीत थे इनके। और ये कब गाए थे? जब किसी व्यक्ति की अंत्येष्टि होती थी, अंत्येष्टि पर गाए जाने वाले गीत। अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार पर गाए जाने वाले गीत। तो ये इनके चंफुली नृत्य श्रृंगार प्रधान गीत है, और दुरिड़ गीत है ये अंत्येष्टि पर गाए जाने वाले गीत है। इसको क्या कहते हैं? इसको अमहरम भी कहते थे, दुरिड़ गीत को। ये अंतिम संस्कार पर गाए जाने वाले गीत थे। तो ये हमारा भोटिया जनजाति हो गया। अब इसके बाद करते हैं हम लास्ट जनजाति, राजी जनजाति। अब देखते हैं राजी जनजाति। राजी जनजाति देखते हैं। तो ये पाए जाते हैं पिथौरागढ़ और चंपावत में। पिथौरागढ़ और चंपावत में, पिथौरागढ़ और चंपावत में पाए जाते हैं ये। और जो
उत्तराखंड में जो 5 जनजाति उनको जनजाति का दर्जा कब दिया गया? 1967 में। ठीक। और जो राजी जनजाति है, राजी जनजाति, इनको जो है आदिम जाति का दर्जा दिया जाता है। आदिम जाति का, इनको आदिम जाति का दर्जा दिया जाता है। आदिम जाति का दर्जा दिया था इनको 1975 में। तो उत्तराखंड में जो है ये पहली जनजाति है जिसको आदिम जाति का दर्जा दिया गया। कब? 1975 में। इसके बाद बोक्सा को दिया गया था। तो सबसे पहले इनको आदिम जाति का दर्जा दिया जाता है। और जो ये जाति है, ये इनकी जनसंख्या उत्तराखंड में बहुत ही कम है। तो ये सबसे पहले इनकी उत्पत्ति देखते हैं। उत्पत्ति भाषा वैज्ञानिक के आधार पर, भाषा वैज्ञानिक के आधार पर और ऐतिहासिक मत के आधार पर, ऐतिहासिक मत के आधार पर। तो भाषा वैज्ञानिक जो है, भाषा वैज्ञानिक क्या कहते हैं? ये भाषा वैज्ञानिक इनको जो है क्या है, ये किरात वंशी मानते हैं। इनको किरात वंशी मानते हैं। जो भाषा वैज्ञानिक है वो राजी जनजाति को किरात वंशी मानते हैं। और जो ये इसके बाद जो ऐतिहासिक मत है, ऐतिहासिक मत क्या कहते हैं? ये जो है स्वयं को क्या कहते हैं? स्वयं को, ये स्वयं को राजा अस्कोट थे, राजा अस्कोट के, राजा अस्कोट के पाल वंश, राजा अस्कोट के पाल वंश के अभयपाल की संतानें मानते हैं, ऐतिहासिक मत के अनुसार जो राजी जनजाति है ये रहती थी कहाँ? जंगलों में। ये जंगलों में निवास करती है। तो इनका अधिकतर ये कोई कृषि कार्य नहीं करते। इनका ये जो है स्वयं को ये शिकार पर आश्रित रहते हैं। शिकार पर आश्रित रहते हैं। ये जो राजी जनजाति है ये केवल जो है शिकार पर ही आश्रित रहते हैं। ये जो राजी जनजाति है ये स्वयं को क्या कहते हैं? स्वयं को अस्कोट मूलक जनजाति कहते हैं। अस्कोट मूलक जनजाति, अस्कोट मूलक जनजाति कहते हैं स्वयं को जनजाति। और अस्कोट मूलक क्या होती है? जो क्या है? शिकार पर डिपेंड रहते हैं, शिकार पर डिपेंड रहते हैं। और जो ये जनजाति है, राज्य जनजाति है, ये एकमात्र ऐसी जनजाति उत्तराखंड में सबसे क्या है? सबसे ज्यादा शर्मीली जनजाति है। ये सबसे ज्यादा शर्मीली जनजाति है। शर्मीली जनजाति, शर्मीली जनजाति कैसे है इसके बारे में अभी देखते हैं आगे। इससे पहले इनका देखते हैं अब सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन, इनका देखते हैं सामाजिक जीवन। समाज कैसा था? समाज था इनका भी पितृसत्तात्मक समाज, पितृसत्तात्मक समाज पाया जाता है। यहाँ पर भी सबसे मेन ध्यान रखना, ये थी सबसे शर्मीली जनजाति थी। ये बहुत शर्मीली जनजाति थी। समाज पितृसत्तात्मक है। और जो इनके जो घर होते थे, इनके जो घर है, आवास, इनके आवास को क्या कहते थे? आवास को इनके रौतिवड़ा, इनके आवास को रौतिवड़ा कहते थे। आवास को रौतिवड़ा कहते थे इनके। और जो जनजाति है इनकी एक विशेषता और है, इनकी जो शिशु मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक है। सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर है इनकी राजी जनजाति की। तो शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक है। तो इनके जो है, इनकी जनजाति में कोई जो है सामाजिक जो है इनके संस्कार नहीं पाए जाते। शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक है। यहाँ पर एकमात्र संस्कार यही पाया जाता है, कौन सा? नामकरण का। एकमात्र संस्कार जो है नामकरण का पाया जाता है।
शिशु मृत्यु दर ज्यादा है तो नामकरण ये बहुत लेट करते हैं। इनका नामकरण जो है ये 6 माह बाद करते हैं नामकरण, 6 माह बाद, क्योंकि यहाँ पर जो है शिशु मृत्यु दर ज्यादा है, इस वजह से ये 6 माह बाद जो है नामकरण करते हैं। आवास को रत्युड़ा कहते हैं और जो है इनके जो शर्मीली, सबसे शर्मीली जनजाति है राजी जनजाति। और यहाँ पर एक विशेषता और है, जितनी भी हमने अभी तक 4 जनजाति पढ़ी उत्तराखंड की, वो सभी जो है शराब पीते थे, लेकिन ये एकमात्र ऐसी जनजाति है जो शराब नहीं पीते थे, शराब नहीं पीते थे। ये जो है शराब नहीं पीते थे, जो ये जनजाति है शराब नहीं पीते थे। और यहाँ पर जो है जो वैवाहिक परंपरा पाई जाती है उसको तेड़वा विवाह कहते हैं, तेड़वा विवाह, तेड़वा विवाह कहते हैं। जो यहाँ पर वैवाहिक परंपरा थी उसको तेड़वा विवाह कहते हैं। और जब यहाँ पर जो है किसी लड़के का लड़की से विवाह हुआ, विवाह हो गया और ये लड़का है, जैसे घर में इसके मम्मी और पापा होंगे पहले से ही, अब एक और कौन आई इस लड़की की, ये लड़का है, ये लड़की आ गई, इनकी क्या आ गई, बहू आ गई, बहू आ गई। तो जो ये जनजाति कैसी है, शर्मीली जनजाति है। तो शर्मीली जनजाति है तो ये लड़का इस लड़की से शर्माएगा, ये इससे शर्माता है, और ये इस लड़के से शर्माती है, इसके मम्मी पापा से, पापा से शर्माती है, मम्मी से शर्माती है, सबसे शर्माती है। तो इसके बाद ये क्या करते हैं, जो इसके मम्मी पापा है ये बोलते हैं तुम दोनों रहो अलग, तुम दोनों रहो अलग और हम रहते हैं अलग। तो ये फिर अलग अलग हो जाते हैं और ये अपना घर अलग बना लेते हैं, अपना रौतियोड़ा अलग बना लेते हैं। घर को क्या कहते हैं, रौतियोड़ा कहते हैं। तो अपना रौतियोड़ा अलग बना लेते हैं क्योंकि इनको शर्म लगती है, आपस में शर्म, बहुत ज़्यादा शर्मीली जनजाति है। तो ये फिर अलग अलग रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। और इसके अलावा इनकी एक और विशेषता है, एक और विशेषता है इनकी, यहाँ पर जो है जो आवास पे इनके रौतियोड़ा कहते हैं और शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक थी। और देखते हैं इसके अलावा जो है यहाँ पर एक पद्धति पाई थी, अदृश्य वस्तु विनिमय पद्धति, विनिमय पद्धति। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि एक घर ये है, घर को रौतियोड़ा कहते हैं, एक रौतियोड़ा ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो यदि किसी ये इसमें से जो है घर का एक व्यक्ति, इनके घर का व्यक्ति एक इनके वो रात को जो है पहरा देंगे, गांव में पहरा देंगे, सभी व्यक्ति घर जाएंगे। और जब घर जाएंगे इनको पहले ही पता रहता है, जो घर है इनको पता रहता है पहले ही कि कोई ना कोई जो बाहर आ रखा है। और ये और जिन इनकी समस्याएं होंगी उनको जोर जोर से बोलेंगे, जोर जोर से अपनी समस्या को बोलेंगे कि हमारे घर